21 फरवरी। यूपीएससी की प्रिपरेशन में द हिंदू का रोल काफ़ी बड़ा है। यहाँ से ना हमें GS1 में काफ़ी सपोर्ट हो सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20+ क्वेश्चन आप ना हिंदू से इजीली सॉल्व कर सकते हो। मतलब सिर्फ एक न्यूज़पेपर से हमारे 40 मार्क्स बढ़ सकते हैं। सीसेट में भी उतना ही बड़ा रोल है। जो रीडिंग कॉम्प्रेशन का पार्ट आता है, अगर आप हिंदू के आर्टिकल ठीक से पढ़ लिए, समझ लिए, तो ना ये रीडिंग कॉम्प्रेशन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 23 की प्रीलिम में जब मैंने ये अटेम्प्ट दिया था, मुझे ना GS1 में 94 नंबर आए थे। यूपीएससी की हिस्ट्री में ये पेपर काफ़ी टफ था। और उसके बाद 2024 की प्रीलिम में मुझे GS1 में आए थे 120+ मार्क्स, साथ ही सीसेट में आए 90+ मार्क्स। तो ना इसका काफ़ी श्रेय क्रेडिट जाता है द हिंदू न्यूज़पेपर को। यहाँ से ना बस करंट अफेयर कवर नहीं होता, यहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट सारा कवर हो जाता है और उसका इनडायरेक्टली बार बार रिवीजन भी होता है। अब आते हैं आज के डिस्कशन पे। लास्ट मंथ लोकपाल ने एक ऑर्डर इश्यू किया था। उन्होंने कहा था हाईकोर्ट के जो जजेस रहेंगे वो ना हमारे जुरिडिक्शन के अंडर में आएंगे। हमें पता है लोकपाल एक्ट आया था 2013 में, उसके अंडर बना था लोकपाल। अब ना इस न्यूज़ में से प्रीलिम के क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही GS2 में भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ से हमारे 4 पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट आता है लोकपाल एक्ट, सेकंड आता है प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन एक्ट, थर्ड आता है सुप्रीम कोर्ट जजेस, 4 आता है हाई कोर्ट जजेस। यहाँ से ना 4 पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। लोकपाल ने ना 27 जनवरी को एक ऑर्डर इश्यू किया था। उन्होंने कहा था कि जो हाई कोर्ट के जजेस है अब ना हमारे अंडर में आ सकते हैं, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उनके अंडर में नहीं रखा ज्यूरिडिक्शन में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये ना पब्लिक सर्वेंट है, बात सही है, ये अंडर आते प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर में, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है लोकपाल एक्ट के अंडर में। ये ऑर्डर का कहना था। यहाँ से प्री क्लियर बन सकती है। इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट बना है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसके अंडर में आती नहीं। लोकपाल के जो हाई कोर्ट बने ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बने थे। कॉन्स्टिट्यूशन बस हाई कोर्ट को रिकॉग्नाइज करते। तो इन्होंने कहा जो जज आते हाई कोर्ट के, ये ना हमारे एनी पर्सन जो काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, उनके एक्ट के अंडर में आता है, इनडायरेक्टली हमारे लोकपाल एक्ट के अंडर में आता है। लेकिन ये जो ऑर्डर था लोकपाल का, सुप्रीम कोर्ट ने ना उस पर अब स्टे लगा दिया है। जब सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन इस पर देगा, तब ना हम ये न्यूज़ फिर से करेंगे, ये टॉपिक फिर से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है ये जो ऑर्डर है लोकपाल का, ये ना इम्पैक्ट करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की। इनका कहना है हाई कोर्ट के जजेस ये ना लोकपाल के एम्बिट में नहीं आते, उनके जुडिकेशन में नहीं आते। अब यहाँ पे लोकपाल का लास्ट मंथ कहना था जो हाई कोर्ट के जजेस है या जो हाई कोर्ट इंडिया में, ये ना ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट के अंडर बने 1947 से पहले, जिसमें 2 एक्ट इंपॉर्टेंट है जिसके अंडर में हाई कोर्ट इंडिया में बने थे। एक आता है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 का, दूसरा एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, और उसी के अंडर में आगे जाके आर्टिकल 214 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहता है हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। लेकिन ये ना हाई कोर्ट हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो हाई कोर्ट है उनको ना रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि इंडिया में हाई कोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे।
कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इनके इस्टेब्लिशमेंट का कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट है ये ना पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में बना है। आर्टिकल 124 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो इस्टेब्लिश करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट की बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ये ना किसी पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर नहीं बना है या उसको फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं होता है। इनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना या इसमें चीफ जस्टिस भी आते हैं, ये ना पब्लिक सर्वेंट बन जाते हमारे प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर में। लेकिन ना ये अंडर नहीं आते जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल के। लोकपाल एक्ट का एक सेक्शन आता है, सेक्शन 14, जिसमें लोकपाल का किस किस पे जुरिडिक्शन हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पे होता है। और ना यहाँ से मेंस का सीधा क्वेश्चन बन सकता है। इनका कहना है एनी पर्सन जो चेयरपर्सन हो या मेंबर हो या ऑफिसर हो या एम्प्लॉय हो या एनी बॉडी का या बोर्ड का या कॉरपोरेशन का या किसी अथॉरिटी का या किसी कंपनी का या सोसाइटी का या ट्रस्ट का या ऑटोनोमस बॉडी का जो इस्टेब्लिश हो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो होली या पार्शली फाइनेंस हो सेंट्रल गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करे। जितने इन पे बढ़ जाते हैं वो सारे लोकपाल के अंडर में आते हैं। तो जो टर्म होती ना एनी पर्सन, इनका कहना था वो जज हाईकोर्ट के वो भी हमारे अंडर में आते हैं। लेकिन 2013 के एक्ट में जजेस के बारे में कोई ऐसा स्पेसिफिक मेंशन किया नहीं है। ये तो लास्ट मंथ इन्होंने ऑर्डर इश्यू किया था। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फाइनल वर्डिक्ट देता है इस पे ना हम आगे इस इशू को पढ़ेंगे। अब आते सेकंड न्यूज़ पे। माइक्रोसॉफ्ट ने ना एक नया क्वांटम चिप बनाया है जिसका नाम है मजोराना 1। क्वांटम कंप्यूटिंग यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही GS3 मेंस में साइंस टेक में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये इतना फास्ट कैलकुलेट करता है जो आज के कंप्यूटर करने में मिलियन ऑफ ईयर लगा दे। क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ हम कर सकते हैं मेडिसिन में, केमिस्ट्री में, साथ ही एरोस्पेस में। लेकिन इसके सामने ना कुछ चैलेंज आता है। इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं उसको कहते हैं क्यूबिट। और यहाँ से ना 2022 के प्रीलिम में क्वेश्चन आया था क्या होते हैं क्यूबिट। इसको ना एक जगह रखना काफ़ी डिफिकल्ट है और उसमें एरर भी आ सकते हैं। अब इन्होंने मेजोराना नाम क्यों रखा? एक मेजोराना फर्मिन, इसको ना फाइंड करना काफ़ी मुश्किल है और इसकी थ्योरी ना फर्स्ट टाइम 1930 में आई थी, इसलिए इन्होंने इसका नाम रखा क्वांटम चिप का मेजोराना 1। प्री का क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं इस गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट पे। अभिजात मराठी, क्लासिकल मराठी। अब ना क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, कौन स्टेटस देता है, अब तक कितनी लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस मिला है? यहाँ से प्री का क्वेश्चन 2 बार बना है। लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया, तो हो सके यहाँ से 3rd बार क्लासिकल लैंग्वेज पे क्वेश्चन बन जाए। अभी ना दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हो रहा है, तो ये ना इसी को कवर कर रहा है, क्लासिकल लैंग्वेज। अब आते आज के आर्टिकल पे। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, लेकिन ना यहाँ से प्रीलिम में ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ना इनडायरेक्ट बनेगा, और मेंस में भी ना यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ से ना इनडायरेक्टली अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ से कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। उड़ीसा में एक जिला आता है जिसका नाम है कोरापुट। यहाँ पे अच्छा लैंडस्केप है जो ब्यूटीफुल है। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है। साथ ही यहाँ पे बड़े तौर पे ट्राइबल पीपल रहते हैं। लेकिन इतनी सुंदरता होके भी यहाँ पे ना पावर्टी काफ़ी ज़्यादा है, अंडर न्यूट्रिशन भी काफ़ी ज़्यादा है। गवर्नमेंट की इतनी स्कीम होके भी यहाँ पे ना अंडर न्यूट्रिशन का जो लेवल है काफ़ी हाई है।
अभी जो रिपोर्ट आई थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, इन्होंने कहा था 43% यहाँ के जो बच्चे अंडर 5 ईयर के वो ना स्टंट है, 33 बच्चे ना परसेंट बच्चे अंडर वेट है, और मोर देन 50% जो यहाँ की महिला है वो ना एनेमिक है, उनके खून में ब्लड में आयरन का जो प्रमाण है वो काफ़ी कम है। तो इसी पे ना यहाँ पे एक फाउंडेशन काम कर रहा है जिसका नाम है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन। GS2 का एक टॉपिक आता है वेरियस सिविल सोसाइटी एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंडियाज सक्सेस या इंडिया स्टोरी, इंडियाज डेवलपमेंट। ऑलरेडी 20 मेंस के भी 24 के मेंस में सिविल सोसाइटी पे क्वेश्चन आया है। तो जो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है ये ना यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड मॉडल फॉलो करता है न्यूट्रिशन लिटरेसी का, जो एम्पावर करता है वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ को कि ना आप डाइवर्सिफाई कीजिए अपने फूड बास्केट को जिसमें हो न्यूट्रियस फूड, ये ना ट्रांसफॉर्म करते प्रोसेस को, साथ ही कम्युनिटी को डेवलप करते उनके न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए। ये फॉलो करवाते लोगों से आप ना न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग कीजिए और डाइवर्सिफाई कीजिए अपना फूड प्रोडक्टिविटी, आप फोकस कीजिए सैनिटेशन पे, साथ ही हाइजीन पे। लेकिन इनका कहना है किस तरह से कास्ट, क्लास, साथ ही जेंडर के जो डायमेंशन होते हैं ये अफेक्ट करते न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को ऑफ डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स एट अ हाउस होल्ड लेवल। यहाँ से प्री की क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही अगर हम मेंस में लिख सकते हैं ये पॉइंट किस तरह से कास्ट, क्लास, जेंडर डायमेंशन अफेक्ट करता है न्यूट्रिशन सिक्योरिटी विद इन एक फैमिली। ये ना ट्रेन करते यहाँ के मेन को, साथ ही वुमन को, और उनको बनाते कम्युनिटी चैम्पियन जो ना खुद को भी ट्रांसफॉर्म करते थे, साथ ही अपने कम्युनिटी को भी। ये जो चैम्पियन होते कम्युनिटी चैम्पियन ये इम्प्रूव करते एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जिसमें सीड ट्रीटमेंट हो, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ हो, साथ ही यूज़ करना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को, मशरूम प्रोडक्शन को, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, साथ ही वैल्यू एडिशन। इन्होंने इनको ट्रेन किया है कम्युनिटी चैम्पियन को वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर के, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पीसी कल्चर, साथ ही कम्युनिटी रिसोर्स जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में आपको सपोर्ट करे, जो एड्रेस करे इश्यूज़ को, साथ ही अंडर न्यूट्रिशन को। तो जो कम्युनिटी चैम्पियन है वो शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग, हेल्थ, साथ ही न्यूट्रिशन मैसेज के साथ उनके फैमिली के लिए, उनके फ्रेंड के लिए, साथ ही अपने गांव वालों के लिए। यहाँ से इनडायरेक्टली ना हम ये पॉइंट मेंस में लिख सकते हैं। अब आते टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पे। क्या सिर्फ कंजप्शन इनफ है हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए? तो ना यहाँ से ना प्री का क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS3 में इकोनॉमी में भी क्वेश्चन आ सकता है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमी का ग्रोथ। इनका कहना है वाई इन्वेस्टमेंट इंक्रीज ग्रोथ। आप ना पहले इन्वेस्ट कीजिए, फिर आप कंजर्व कीजिए, फिर आपकी ग्रोथ हो जाएंगी। कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट होते हैं, इंक्रीज कंजप्शन ये ना वीक है। मतलब आप ना इन्वेस्ट कीजिए, फिर खर्चा कीजिए, फिर आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो ना आपका कंजप्शन भी बढ़ जाता है, जितने पैसे आएंगे आप उतना खर्चा करोगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप ज़्यादा खर्चा करेंगे और आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे, ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ये आर्टिकल का यही कहना है। यहाँ से ना हमें एक रिपोर्ट का नाम मिलता है, हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बने। कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये पब्लिश करते हैं वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। इकोनॉमी की ग्रोथ दो साइड पे चलती है। एक आता है सप्लाई, जहाँ पे आपको प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का। दूसरा आता है डिमांड या एक्सपेंडिचर, जो आप परचेस करो उन गुड्स को या सर्विसेज को जो आपने यहाँ सप्लाई में बनाई है। और दोनों
सप्लाई एंड डिमांड, ये ना एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। अगर आपका सप्लाई ज़्यादा हो जाता है डिमांड से, तो हो सके जो गुड्स है उसकी प्राइस बढ़ जाए, तो हो सकता है वहाँ पे इन्फ्लेशन आ सकता है। अगर डिमांड कम हो जाए तो जो कंपनी होती है, जो फर्म होते हैं, वो ना उनका जो माल वो बनाते हैं वो ना अनसोल्ड हो सकता है, उसको कोई खरीद ना पाए। तो हो सके कंपनी ना फ्यूचर में अपना प्रोडक्शन कम करे, लोगों की जॉब चली जाए या उनका इनकम का लॉस हो जाए। तो बन सकता है, एक साइकिल बन सकती है डिमांड की एंड ग्रोथ की, जो स्लो डाउन कर जाए। तो ना किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में 4 सोर्स आते हैं जो डिटरमाइन करते डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। फर्स्ट आता है प्राइवेट कंजप्शन, मतलब आपके पास पैसे आए तो आपने उसको कहाँ पे खर्च किया, इसको कहते हैं एक्सपेंडिचर बाय ऑल इंडिविजुअल। जैसे आपने फूड पे खर्चा किया, आपने कपड़े लिए या आपने कोई मोबाइल ले लिया, प्राइवेट कंजप्शन। दूसरा आता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कोई फर्म्स या कोई हाउस होल्ड कोई नया घर लेता है या कोई नई मशीन परचेज करता है या कोई नई फैक्ट्री बनाता है, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे उन्होंने की। थोड़ा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की काफ़ी पॉलिसी आती है, मनरेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, स्कॉलरशिप। तो जो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजप्शन के लिए भी, साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए भी। 4 आता है नेट एक्सपोर्ट, मतलब आपने कितना एक्सपोर्ट किया और माइनस करके कितना इंपोर्ट किया, इसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। आप जब ट्रेड करते हो दुनिया से गुड्स एंड सर्विसेज में, तो इसको कहते हैं नेट एक्सपोर्ट, मतलब अगर आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से तो आप प्लस में हो, अगर उल्टा हो तो आप माइनस में हो। ये 4 पिलर काम करते हैं किसी भी इकोनॉमी के डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे। यहाँ से एक सेपरेट मेंस का क्वेश्चन बन सकता है GS3 में। यहाँ पे ना 2 चार्ट दिए, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट देखेंगे पर कैपिटा इनकम एंड इन्वेस्टमेंट रेट इन इंडिया। चाइना को हम छोड़ देंगे, हो सके चाइना से क्वेश्चन बने नहीं, इंडिया का क्वेश्चन बन जाए। 1990 में ना इंडिया के पास 25 हमारे जीडीपी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट रेट चलती थी, और वही इन्वेस्टमेंट रेट ना अगर हम कंपेयर करें यूएस से, तो उनके इन्वेस्टमेंट रेट का हार्डली 8% कवर करते। अभी 2022 तक आते आते इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट रेट है ये ना अभी भी उतनी चल रही है, 30 क्रॉस कर दी, 32-35 तक जा रही है हमारे जीडीपी के हिसाब से, जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से। फिर आते पर कैपिटा इनकम इंडिया में, पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, 15% आता है जीडीपी के हिसाब से, और अभी भी वो उतना ही चल रहा है। सेकंड चार्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट एज अ जीडीपी इन इंडिया बाय इंस्टीट्यूशनल सेक्टर। यहाँ पे 3 सेक्टर की बात आती इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट 1 2 3। क्वेश्चन ना यहाँ से सेपरेट बन सकता है। फर्स्ट आता है हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, सेकंड आता है प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, थर्ड आता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट। आपको अभी जो पाई चार्ट दिख रहा है, यहाँ से ना एक क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया में ना लास्ट 10 ईयर्स से जो जीडीपी के हिसाब से ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट 30 से आगे रहा है, और कुछ जगह पे ना 30 से भी कम रहा है, मतलब 28% 30% जीडीपी के हिसाब से कंपेयर टू जीडीपी हमारा इन्वेस्टमेंट रेशियो इतना है। अभी ना उसने 30 क्रॉस कर दिया, 31% तक है। सबसे ज़्यादा आता है हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट। आप और हम जो हाउस होल्ड इन्वेस्ट करती है कहीं पे भी, ये ना 12% आता है जीडीपी का। फिर जो प्राइवेट वाले इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट कंपनीज फर्म्स, ये आता है 10%, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, ये आता है 7%। तो इसका आप ना
इसको आ सकता है असेंडिंग ऑर्डर लगाए, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाए। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। और लास्ट 10 ईयर में एक क्या ट्रेंड चल रहा था, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हमारी लास्ट न्यूज़ पे। लास्ट वीक ना किसी यूट्यूब चैनल पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था और किसी ने कुछ वल्गर बातें कह दी। ये न्यूज़ ना इसी को कवर करती है। यूपीएससी में ना ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन थोड़ा बाहर जाके ना हम इसको न्यूज़ को करेंगे। हमारा ना 2021 का एक रूल आता है आईटी एक्ट 2000 के अंडर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट लायबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 21। अगर ना ये ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है आपको कोई शिकायत है तो आप ना इनके पास जाइए। यहाँ पे ना 3 लेयर पे ग्रीवेंस मैकेनिज्म काम करता है। 3 लेयर का ग्रीवेंस मैकेनिज्म काम करता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट आता है इंडिविजुअल लेवल पे, वो जो प्लेटफॉर्म है ओटीटी, आप ना उनके पास अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। सेकंड है, सेकंड मैकेनिज्म, इस लेयर में जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म आते हैं ना उनका सबका मिलके एक ना सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है। आप ना अगले टाइम उनके पास जा सकते हैं। अगर यहाँ भी आपको ठीक लगा नहीं ना तो आप थर्ड जा सकते हैं इंटर डिपार्टमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अभी जो लास्ट वीक जो कंट्रोवर्सी हुई है, तो हमारी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कुछ एडवाइजरी इशू कर दी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कि ऑफ स्क्रीन कंटेंट ना रखे। आप ना ठीक है कर दिया, कोई बात नहीं, आप इंश्योर कीजिए एज बेस्ड क्लासिफिकेशन, आप इन्फोर्स कीजिए एज गेटिंग फॉर मैच्योर कंटेंट के लिए। आप अवॉइड कीजिए प्रोहिबिटेड कंटेंट जैसे ऑफ सीन, वल्गर या प्रोनोग्राफिक। आप फॉलो कीजिए आईटी रूल 2021 को। और आप बाकी जो लॉज हैं इंडिया में आप उनको कंप्लाई कीजिए, जैसे पोस्को एक्ट 2012, इन आईटी एक्ट 2000 या भारतीय न्याय संहिता 2024। और ना ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ से ना मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। क्या लीगल फ्रेमवर्क है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए? यहाँ पे ना 4 लीगल फ्रेमवर्क के नाम आए, मेंस पे यही लिख देना है। फर्स्ट आता है इंडेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट। दूसरा आता है आईटी एक्ट प्रोहिबिटिंग ऑफ स्क्रीन डिजिटल कंटेंट। थर्ड आता है आईटी रूल्स फॉर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए। 4 आता है भारतीय न्याय संहिता एक्सपांड कंटेंट रेगुलेशन। यहाँ से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही GS2 पॉलिसी में भी क्वेश्चन आ सकता है। आज के लिए इतना ही है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू।